हेलो मेरे बच्चों, हाउ आर यू? होप सो यू आर फिट एंड फाइन योर प्लेसेस। सबसे पहले एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं पता चल रहा कितने बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं और क्या क्या आपको एडवांटेज मिल रही है। तो कृपया करके सेक्शन ए और सेक्शन बी अपना नाम और साथ में फ़ोन नंबर लिख के जरा मैसेज करें कि हम प्रेजेंट हैं या फिर एब्सेंट हैं। मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरी क्लास के अंदर कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे रेगुलरली केमिस्ट्री की क्लास को अटेंड कर रहे हैं, चाहे कोई भी वीडियो लेक्चर क्यों ना हो। यूट्यूब में जुड़े रहिए, यूट्यूब में आपके पास सारे के सारे वीडियो लेक्चर हैं, चाहे वो नया बच्चा जुड़ा हो चाहे पुराना बच्चा जुड़ा हो। सबसे पहले इंडिकेट करिए, प्रेजेंट लगाइए, कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट है अपने नाम के साथ साथ। कॉपी दिखाइए, कॉपी केवल एक या दो बच्चों को मेरे एक या दो बच्चों ने ही दिखाई थी, सभी के सभी बच्चों को कॉपी दिखानी जरूरी है। साइन कराइए अपने पेरेंट्स से, चेक तो कराइए जरा डेट के साथ, ये मुझे इंफॉर्मेशन लेटेस्ट में चाहिए। और बताइए कि आपको क्या क्या चीजें और एडवांस में रखनी है और साथ में एनालिसिस हमें करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर आपके पास है, मैंने कल आपको रोक रखा था एक लॉग की वैल्यू में, एंटी लॉग की वैल्यू में, और साथ में बता रखा था नेस इक्वेशन। उससे पहले, क्योंकि नेस इक्वेशन में अगर हम पहुंच गए तो उसके बाद उसमें न्यूमेरिकल सेक्शन ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले जो जो चीजें मैंने आपको करा रखी हैं वो चीज अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए। जो भी नया बच्चा इसमें जुड़ रहा है और जो भी पुराने बच्चे हैं, जरा आराम से और तरीके से इस आज के वीडियो लेक्चर को चेक करिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कंप्लीटली लिखे हुए हैं, एक एक नंबर के बेस पे, जो इसकी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत हेल्प करेगी। जो 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन जो आते हैं हमारे इस बार पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो चलिए जरा देखते हैं फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर जो पहले वाला नोट्स दिए गए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसकी लैंग्वेज मिलेगी। जब जब हम किसी भी चैप्टर को रिवाइज करेंगे या बताएंगे, हर बार उस चैप्टर की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अगली बार जब मैं इस चैप्टर को लेके आऊंगा, पूरी चैप्टर को रिवाइज कराऊंगा आपको, देन इसकी लैंग्वेज कुछ और हो जाएगी। चलो तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में क्या चीज है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में केमिकल नेचर है, CN इज द केमिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द केमिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द केमिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इक्विलिब्रियम में जाएगी केमिकल रिएक्शन से, दोनों को तो इक्विलिब्रियम का साइन है। तो इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन का इलेक्ट्रिक करंट में इंटरकन्वर्टिबिलिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज ईसी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की किस चीज की स्टडी है? केमिकल नेचर है इलेक्ट्रॉन की। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या बनी? केमिकल नेचर इलेक्ट्रॉन के साथ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी चीज को हम सेल के बेस पे डिफाइन करेंगे। तो वाइवा में पूछा जाने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में वाइवा में पूछ सकते हैं, आपको 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अब इसके है क्या, इसको एक्सप्लेन करने, जो ऊपर आपने डेफिनेशन दी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ हमारे पास बेसिक टर्म्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और कौन से होते हैं? गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, और मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था एक सेल और बना हुआ है इसमें, डैनियल सेल। और क्या क्या इनके अंदर डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस किसी बच्चे ने नहीं बता रखे हैं मेरे को। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कर रखा है इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का नहीं काम करता, तो वो काम करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो पहले मैंने डेफिनेशन आपको दे रखी थी 2 सेलों की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल से स्टार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल से यहां से स्टार्ट करना है। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब इसके बेस पर हमारे पास यहां पर बड़े बड़े से इंपॉर्टेंट चीजें क्या बनती हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल करंट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं? गैल्वेनिक सेल है, वोल्टेइक सेल है, रिडक्शन पोटेंशियल होगी, नेस इक्वेशन हो गई, देन फैराडे के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। इन आने वाले टॉपिक में हम इन्हीं चीज को जोड़ने वाले हैं। फिलहाल रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ही बेस पे मैं अटका हुआ हूं। यहां पर मैंने आपको सभी को रोक रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। आगे जाके मेरे पास नेस इक्वेशन ही आने वाली, ये इक्वेशन को मैंने पढ़ने के लिए आपको दे रखा है, इसका मैं वेट कर रहा हूं। मैक्सिमम बच्चे में फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी बच्चों को अपनी प्रेजेंट लगाइए कि कौन कौन से बच्चा इसमें देख रहा है। सभी जुड़िए व्हाट्सएप में, सभी को शेयर कराइए। तक्षशिला का एक भी साइंस का बच्चा नहीं बचना चाहिए जो इन वीडियो लेक्चरों को ना देख पाए। किसी भी लेवल में प्रॉब्लम शेयर करो, बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले जो बात हुई, बहुत पहले एक्सपेरिमेंट हुए थे, बहुत पहले एक्सपेरिमेंट, एक सिंगल सा एक उन्होंने बर्तन ले लिया, उसके अंदर इसने
एक कोई भी मेटल की रॉड डाली, बेसिकली ये जो जिंक और कॉपर की बात हो रही है, ये आपके पास डैनियल सेल है। तो जो मैंने आपको बोला था कि गैल्वेनिक सेल और जो वोल्टेज सेल है इनमें डिफरेंस क्या है, या जो डैनियल सेल है इनमें डिफरेंस क्या है, तो जिंक और अगर कॉपर की बात होती है तो दैट इज द ओनली डैनियल सेल। जिंक और कॉपर की अगर हम बात करते हैं, ये केवल डैनियल सेल की बात होती है, और बाकी सेलों में कोई भी बात होगी तो हम गैल्वेनिक सेल के ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये आपको जरूर पता होनी चाहिए, जिंक और कॉपर के ही ऊपर वर्क। बेसिकली ये जितने बाकी सेल हैं इसी फंक्शन के ऊपर काम करते हैं, जिस तरह से जिंक और कॉपर। तो बाकी जो सेल वर्क कर रहे हैं उनका प्रिंसिपल एक ही है, कैथोड और एनोडिक में। इसीलिए जिंक और कॉपर वाले सेल को हमने मैक्सिमम अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू में एडिट कर रखा है। तो जरा देखिए, एक बर्तन है, उस बर्तन में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दे रखा है, जिंक की रॉड डाल रखी है। जिंक कॉपर सल्फेट आपके पास क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट करेंगे। 11th में भी बहुत बार आ चुका था इलेक्ट्रोलाइट। ये अगर टूटता है तो कॉपर प्लस में और Cu माइनस में के दो चार्ज है। इसका बेसिकली कलर हो गया, कलर इसका होता है ब्लू कलर का। लैब में आप देख सकेंगे आगे जाके कि इसका ब्लू कलर होता है इसमें। अब कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या देखा जाता है, आफ्टर टाइम यानी कि कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं कि इसका ब्लू कलर चेंज होने लगता है। इस सोल्यूशन, इस बर्तन के अंदर जो ब्लू कलर था वो चेंज होने लग गया कॉपर रॉड की वजह से। अब डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको बता रखी थी, डिस्प्लेसमेंट की वजह से जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करना स्टार्ट किया और इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके ऊपर क्या क्या चेंजेस आए, कलर चेंज होने के लिए क्या क्या कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, इसी चीज को हम रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट में मानते हैं। अब अगर इस सेल के अंदर दो तरह की रिएक्शन ऑब्जर्व की गई, काफी पुरानी बात है ये। देन रिएक्शंस के लिए क्या हुआ, जिंक, तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दिया। जिंक ने ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने अपने ऑक्सीडेशन नंबर को कम किया। यहां पर प्लस के 2 चार्ज है, यहां पर आपके पास 0 है। व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट फॉर द कॉपर, 0। व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द जिंक, प्लस का 2, और यहां पर क्या है 0। तो बढ़ गई ऑक्सीजन स्टेट। तो ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, और यहां पर घटना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गई, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ये रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल की वजह से ये रिडॉक्स रिएक्शन का हमारे पार्ट हो गया, और ये हमने 11th में पढ़ रखा था। अब बात थी ये वाली जो रिएक्शंस आपके पास इस बर्तन में जो हो रही है, ये डायरेक्ट रिएक्शन है मेरे बच्चों, डायरेक्ट सीधे रिएक्शन हो रही है, सीधे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। और किस चीज में हो रही है इक्वेशन ये इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है दोनों तरफ में, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन, सच रिएक्शन इज नॉन एज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस, अरे अपने आप में होने वाली रिएक्शन है। अब बात यहां पे एक और उल्टी बात है, क्या इसको मैं कॉपर यानी कि इस रॉड को मैं कॉपर और इसको मैं जिंक का सोल्यूशन लिया जा सकता था। फिर से वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि नहीं, उल्टा हम नहीं कर सकते हैं। बर्तन यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उस ज्यादा रिएक्टिव के बर्तन को हम नहीं बना सकते, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है बात। लेकिन आईपीएससी के अकॉर्डिंग एक चीज और भी है कि जिस रिएक्शन में स्पॉन्टेनिटी अपने आप होने लगेगी तो रिएक्शन अपने आप होने वाली है। देखिए ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस अपने आप में हो रही है। तो इसके लिए इसने कितना यूजफुल वर्क हम इससे ले पाए, तो यूजफुल वर्क के लिए डेल जी जो है कम होनी चाहिए, किससे, 0 से, यानी कि नेगेटिव मानी चाहिए, तभी ये यूजफुल वर्क हो पाएगा हमारे पास। तो 11th में हमने डेल जी के बारे में बात कर रखी है। अब 11th से रिलेटेड डेल जी को आप और समझ सकते हैं, इसके लिए डेप्थ के लिए बीच बीच में मैं आपको डेल जी का रिलेशन और बताऊंगा जैसे जैसे चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट क्या नजर आते हैं, कुछ इंपोर्टेंट नजर आते हैं कि एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ हीट। अब यहां पर जो रिएक्शन हुई, इनके वजह से जो कलर चेंज हुए, यहां पर जो कलर चेंज आप बता रहे थे, इनमें से एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हुई। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो किस फॉर्म में रिलीज हुई, हीट। और हमारी स्टडी क्या थी, हमारी स्टडी थी इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और रिएक्शंस में क्या आ रहा है हमारे पास कि भैया हीट रिलीज हो रही है। तो ये जरा देखने वाली बात कि हीट आ रही है और हमें चाहिए क्या था, हमें तो चाहिए था इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ न कुछ इंटरकन्वर्टिबिलिटी। तो हीट के बेस पे ये आ रही थी दिक्कत। तो अब क्वेश्चन था इसके अंदर, क्या क्वेश्चन क्रिएट हुआ, व्हाट काइंड ऑफ द चेंजेस टेक प्लेस इस रिएक्शंस के अंदर, यानी कि ये जो कंटेनर है इसके अंदर हम क्या करें। और ये रिएक्शन कैसी थी, डायरेक्ट रिएक्शन थी। ये रिएक्शन कैसी थी, डायरेक्ट रिएक्शन थी। तो इसको हमें हीट को किसी न किसी तरीके, कोई न कोई मेथड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बेस पे लेके आना है, जो कि हीट के बेस पे कन्वर्ट कर रही थी। तो क्या करना था, व्हाट काइंड ऑफ द चेंजेस टू कन्वर्ट इनटू करंट। तो करंट में चेंज कैसे करें, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहां से बना करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहां से प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए यह आपके पास डैनियल सेल था। तो जिंक, और यही मैं आपको बता रखा, जिंक और कॉपर का अगर सेल होगा तो डैनियल सेल की एग्जांपल है, लेकिन प्रिंसिपल सभी इसी को फॉलो करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल होगा
निकल के साथ सिल्वर है, निकल के साथ लेड है, या फिर जो है क्रोमियम के साथ सिल्वर है, या फिर क्रोमियम के साथ लेड है। ये सभी सेलों के एग्जांपल है जो कि डैनियल के ही वर्क पर काम करेगा। तो डैनियल सेल हमें कितनी वोल्टेज देता है? 1.10 वोल्टेज प्रोड्यूस करके हमें देता है, और वो भी एनटीपी पर। तो ये कंडीशन फिक्स है। व्हाट इज द एनटीपी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर इन नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में। तो कंसंट्रेशन इनकी एक ही रहने वाली है इन सेलों में। कंसंट्रेशन जो ऊपर आपको जो भी सेल आपको दिया गया था ये वाली, तो इन सेलों के अंदर कंसंट्रेशन एक ही रहने वाली। इन सेलों में अगर प्रॉपर्ली वर्क करें, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर वर्क करेंगे, यानी कि एनटीपी पर अगर हम वर्क करेंगे, तो इसमें 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर लगभग फिक्स रहता है, और जो कंसंट्रेशन है वो 1 m की कंसंट्रेशन है। तभी हम इस सेल को काउंटेबिलिटी कर सकते हैं। ये एनटीपी की कंडीशन है। तो दोनों ही सिचुएशन में, ये दोनों ही सिचुएशन होनी थी जब जाके ये डैनियल सेल से हम इतना करंट ले सकते हैं। अब बात ही क्या चेंज किया? सो द गिवन सेल कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट सेल। तो अब क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज द डायरेक्ट सेल, व्हाट इज द इनडायरेक्ट सेल। तो डायरेक्ट सेल क्या है, इनडायरेक्ट सेल क्या है? ये देखिए, ये लिखा आपका डायरेक्ट। अगर कोई रिएक्शन एक ही बर्तन में सीधे ही हो रही है, उसी से हम सब कुछ गेन कर रहे हैं, तो डायरेक्ट है। इसी सेल को हमने दो बर्तनों के थ्रू लिया है, एक को कैथोड एक को एनोड, देन एक को सोल्यूशन दूसरा का सोल्यूशन लिया। देखिए वहां पर सेल क्या बना था, इसकी रॉड ले रखी थी, इसका सोल्यूशन ले रखा था। यहां पे क्या लिया है, उसी की रॉड उसी का सोल्यूशन, उसी वही मेटल यानी कि इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड। ये नाम आ चुके हैं, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये क्या है, इलेक्ट्रोड, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये यू जो है येलो कलर में यू, ये क्या चीज है, ये सबको पता है कि साल्ट ब्रिज है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो यहां से होंगे, सबको पता नहीं चाहिए। करंट कहां से जाएगा, सबको पता है कि करंट कहां से जाएगा। तो जिंक से इस कंडीशन में होना क्या है, जिंक से आयन या जिंक के आयन, जिंक से या फिर जिंक के आयन बाहर निकलेंगे। तो जिंक से आयन को बाहर निकलना है। तो जिंक से आयन को बाहर निकलने में क्या हुआ, जिंक और Zn++ और 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इस केस में यहां पर क्या होना है, इस केस में यहां पर माइनस 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 प्रोड्यूस हो गए, और इस केस में क्या ना है, यहां पर प्लस 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 प्रोड्यूस हो गए इस तरह से। ये तो यहां पर माइनस की टेंडेंसी, यहां पर प्लस की टेंडेंसी, इन मेटलों की टेंडेंसी होती है। अब क्वेश्चन है कि भैया इनमें जिंक में ऐसा क्यों शो करेगा, क्योंकि कुछ मेटलों की टेंडेंसी है, उनके गुण हैं, जैसे नॉन मेटल मेटल में तो टेंडेंसी है इनकी, तो उसी तरह से ये मेटल अपने आप की टेंडेंसी को शो करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, और कॉपर के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो आपके पास रिडक्शन हो गई। तो इसीलिए हम इन सेलों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के हाफ सेलों के नाम से भी जानते हैं। तो हाफ सेल और हाफ सेल के बेस पे हम जानते हैं। तो टोटल मिलके बताने की कोशिश क्या है, टोटल मिलके बताने की कोशिश है कि अगर सेलों के अंदर अगर दो केमिकल सेलों को हम उनके इलेक्ट्रोडों के बेस पर ले सकते हैं, तो हम एक इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्टेबिलिटी कर सकते हैं, और बहुत सारी एनर्जी इस बेस पर हम बना सकते हैं। तो टोटल खेल किस चीज का, एनर्जी को बनाने का, एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, और उसका यूटिलिटी को, और इस यूटिलिटी को हम डेल जी से भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये था हमारे पास पढ़ाने का इसका मेथड। देन उसके बाद क्या था, उसके बाद था कि जब हम इन सेलों को बना लेंगे तो डेफिनेट बात है एनोड के ऊपर होने वाला जो वर्क है वो कौन हो गया, लेफ्ट। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एल, एल इज लेफ्ट, ओ इज ऑक्सीडेशन, एन इज एनोड, और एन ए इज एनोड, एन इज नेगेटिव। ये है, तो इसीलिए हम इस नाम से भी जानेंगे, लेफ्ट हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, इसको इस वर्ड से भी आ सकता है नेगेटिव हाफ सेल। अब आपसे क्वेश्चन बन गया, एक्सप्लेन द नेगेटिव हाफ सेल रिएक्शन। अब फिर से वही, अरे ये तो बताया ही नहीं था कि नेगेटिव हाफ सेल रिएक्शन किसे कहते हैं, और साथ में रिएक्शन और वर्ड जोड़ दीजिए। ये अब देखिए क्वेश्चन बन गया, यहां पे सब एनोड में होने वाली इवेंट है, या एनोड के पास ये चीजें होती हैं। तो एनोड में क्या है, एनोड कहां पर था, सेल के लेफ्ट में। लेफ्ट हाफ सेल रिएक्शन कौन सी, एक ही रिएक्शन का एक ही जवाब है उसका, जिंक वाली रिएक्शन। कौन थी जिंक वाली रिएक्शन, कैसे लिखा था आपने, जिंक से कहां गए आप, Zn में, Zn के प्लस का 2 चार्ज, और साथ में कौन क्या गया, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में। ये तो ये क्या कर रहा था, ये इन सबका एक ही आंसर है ये वाली, लेकिन लिखने का तरीके में डिफरेंस आएगा। लेफ्ट हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये तो पता चल जाएगा। एनोड हार्ड रिएक्शन, ये तो सबसे ज्यादा समझ में आएगा। तो एनोड में होने वाली हरकत क्या आपको ये पता चलेगा, नेगेटिव हाफ सेल रिएक्शन कौन सी है, तो इनके ऊपर नजर रखनी है। या लेफ्ट रिएक्शन कौन सी है, अब लेफ्ट राइट का क्या मतलब जी, सेम इसी तरह की प्रॉब्लम आगे की आई। अब आगे कैसे आई प्रॉब्लम, आगे प्रॉब्लम्स के लिए बात ये हुई कि जरा हमने पुराना वाला जो डायग्राम था हमारा, जरा पुराने वाले डायग्राम की तरफ चलिए। पुराने वाला डायग्राम क्या था, पुराने वाला डायग्राम था ये,
अब पुराने वाले डायग्राम में इसमें साल्ट ब्रिज नहीं लगा हुआ था, ये साल्ट ब्रिज नहीं लगा था। अब अगर ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉनों को जाने से रोके, अगर ये प्रिवेंट करने लगे अपने आप को, अब द इलेक्ट्रॉन इज प्रिवेंटेड बाय द सच काइंड ऑफ द सोल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, भाई जरूरी थोड़ी है इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकलते ही चले जाएं, तो कुछ माइनस वाले जो पार्ट थे इसके, कुछ जो माइनस वाले जो पार्ट थे वो भी तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस वाले जो पार्ट थे वो भी तो इसे बचा सकते हैं। तो इस केस में करंट का जाना कुछ बाधित हो जाता है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो सकती है। तो सेम काइंड ऑफ द प्रॉब्लम इज इरेडिकेटिंग बाय साल्ट ब्रिज। तो प्रॉब्लम इज दिस, हाउ कैन वी प्रिवेंट, भाई कैसे ये जाता रहे करंट को जाने के लिए हमारे पास क्या क्या है। देन उसके अंदर यूट्यूब, एक ग्लास यानी कि साल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस किया है। ये यूट्यूब होती है कांच की, जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरे रहते हैं। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट बात, ये देखो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट यानी कि उसको न तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में न ही रिडक्शन हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइटों से रिएक्शन करनी चाहिए। ये याद रहे मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है कि इनर्ट क्यों लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट कभी इनर्ट होता है नहीं, लेकिन इसके अंदर इनर्ट हमें बिहेव करना है। और तीसरी बात क्या, अगर जेल का क्या रोल है। अगर जेल इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स हो रखा है एक सेमी लिक्विड की तरह, जो रिलीजिंग प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, तो ये इसका काम हो गया। अब इनके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल बताई जा सकती है, बोला जा सकता है कि तीनों के तीनों पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट, अब क्या बात आई, अब बात आई साल्ट ब्रिज में। एक्चुअल में साल्ट ब्रिज ने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व की, कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी वहां, तो प्रिवेंट कैसे हो रहा था। जरूरी नहीं हो मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाए या फिर दूसरा मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते चले जाए, तो उसको प्रॉपर रास्ता जाने के लिए हमारे पास क्या था, साल्ट ब्रिज। इसने साल्ट ब्रिज ने सॉल्व कैसे किया, एक तो सॉल्व इसने ऐसे किया कि भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के दोनों तरफ सेल ठीक ठाक काम करते रहे, एक तरह क्लास मॉनिटर की तरह, ये दोनों सेल ठीक ठाक काम करिए। देन सर्किट को पूरा कंप्लीट कर रखे थे, दोनों सर्किट को कंप्लीट। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप और मैं कंप्लीटली यूट्यूब के थ्रू और व्हाट्सएपों के थ्रू जुड़े, तभी मेरे को पता चलेगा कंप्लीट सर्किट बना है या नहीं बना है। तो सर्किट को बनाने के लिए कल से आपको हेल्प करनी है, अपने अटेंडेंस लगानी है, और 2 दिन का आपके पास टाइम है। अटेंडेंस लगाइए, सभी के सभी बच्चे, कंपल्सरी है। देन एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, ये देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स क्या है, मिनिमाइज करता है लिक्विड जंक्शन को। लिक्विड जंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये लिक्विड जंक्शन क्या है, हो सकता है किसी बुकों में आपके पास ना मिले। ये जरा पढ़ाने के तरीके पे आप ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। अब देखो, अगर मैं यहां से साल्ट ब्रिज को हटाऊं तो एक लिक्विड यहां है, एक लिक्विड यहां, ये दोनों को दोनों लिक्विड आपस में जुड़े, ये दोनों को दोनों, यहां पर माइनस वाला जुड़ गया, यहां पर प्लस वाला जुड़ गया, या फिर इसमें माइनस के चार्ज जुड़ गए, इस तरफ आपका प्लस का चार्ज जुड़ गया। ये यहां पर, ये आपके पास एक बर्तन का सेपरेशन है, तो ये क्या हुआ, लिक्विड जंक्शन बन गया, प्लस और माइनस का यहाँ पर क्लम्प बन गया, ये देखियो गुच्छा बन गया यहाँ पे। इसको डिस्टर्ब करना, ये लिक्विड जंक्शन को कम करने का काम भी कौन करेगा, साल्ट ब्रिज करेगा। तो साल्ट ब्रिज और क्या काम कर रहा है, साल्ट ब्रिज काम कर रहा है मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन। ये सबको याद रहे, लिक्विड जंक्शन, इट इज द जंक्शन। दो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट को, 2 लिक्विड अगर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई देंगे तो साल्ट ब्रिज उनको सेपरेट करके उनके करंट को पास आउट करेगा। ये जरूर पता होने चाहिए मेरे बच्चों। नेक्स्ट, और ऊपर जो मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था भैया, इनर्ट नेचर होना चाहिए किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। इसका मतलब दे डू नॉट रिएक्ट विथ रिडॉक्स हाफ सेल, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, उसका रिएक्शन उनके साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये बेसिक चीजें थी जो आपके पास रिएक्शन पॉइंटों में 1-1, 2-2 नंबर में आपके पास काम आएंगे। नेक्स्ट, और क्या, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी ऑफ द सेल। कौन सा सेल है, ये सेल। और हाँ, ये सेल पहले देख लीजिए, निकल है, हाइड्रोजन आयन इसमें दे रखे हैं, निकल के आयंस बने और हाइड्रोजन गैस निकली है, और E0 की वैल्यू दे रखी है निकल की, और साथ में हाइड्रोजन की वैल्यू जो है 0 होती है, OV जो दिख रहा है 0 वोल्ट, और ये वोल्ट है आपके पास, ये आपको पता है। और हाँ, जो मैं आपको बता रहा था भाई ये सारा का सारा सेल जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, SRP इक्वल टू नेगेटिव ऑफ SOP। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो IUPAC जो हमें बताता है वो बताता है भाई रिडक्शन पोटेंशियल में ही हम बात करेंगे। तो जब भी कोई भी सेल आएगा तो उसका हमें अगर E0 यानी कि सेल की EMF निकालने के लिए, सेल की E0 की वैल्यू निकालने के लिए, E0 की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम हमेशा SRP में ही निकालेंगे। ये नोट हो, SRP में ही लिखेंगे, चाहे सेल कैसे भी हो। क्या मतलब हुआ उसका, मतलब जरा देखिए यहां पे निकल में प्लस का 2 स्टेट है, किसमें गई, 0 स्टेट में, प्लस की 2 स्टेट थी 0 स्टेट में गई, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा, घट रहा, तो रिडक्शन पोटेंशियल। अगर यहां पर प्लस का 1 है और यहां पर 0 हो गया, फिर से वही
कम हुआ, तो ये दोनों को दोनों ही किस में लिखी हुई है, आरपी में लिखी हुई है। अरे आरपी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर कहीं पे सेल में ये लिखा हुआ, जैसे निकल में ही लिख देता, ये उल्टा लिख देता, यहां पर कुछ नहीं होता और यहां पर प्लस के 2-4 लगा देता, प्लस के 2-4 इस तरह से लगा देता, तो ये किस में हुई, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हुई। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों, यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर प्लस का 2 नहीं, हमें किस फॉर्म में लिखना, हमें दोनों सेलों को आरपी के फॉर्म में लिखना, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल में। इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट, सेल की ई नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा किस में निकालेंगे हम, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, अकॉर्डिंग टू द आईपीएससी। ये हमेशा याद रहे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी, आपकी गलती यहां पर नहीं होगी। तो चलो जी, इस न्यूमेरिकल को आप वापस देख लीजिए और देख लीजिए क्या निकालना है इसमें, फिजिबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी निकालना है। तो पॉसिबिलिटी निकालने के लिए ये जो जी है, जी दो तरह से निकाल सकते हैं, डेल जी से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जी की वैल्यू भी हम यहां पे डाला जा सकता है। जी की वैल्यू आनी चाहिए माइनस में और ई नॉट की वैल्यू आनी चाहिए आपके पास प्लस में। ठीक है जी, तो जरा कर स्टार्ट। क्या था इसमें, ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये हमेशा याद रखिएगा, ई कैथोड और ई एनोड के बेस पे जाएंगे। अब सेल में अब बताइए कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है, किसको हम कह रहे हैं कैथोड, किसको हम कह रहे हैं एनोड। तो कैथोड और एनोड को बताने से पहले इसको जरूर चेक कर लीजिए, कैथोड और एनोड को बताने से पहले इसको जरूर चेक कर लीजिए कि दोनों को दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में नहीं होनी चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल में होनी चाहिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल में आपको पहले ही बता रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल में आपके पास क्या है। ठीक, तो जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो कहां जाएगी, एनोड में, ज्यादा वैल्यू जाएगी कैथोड में। दोनों को दोनों वैल्यू को चेक करना है। तो क्या हुआ जी, 0 माइनस का क्या 0.25 ये। अब याद रहे, अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में डाल दी जाती तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल में लेता, तो इस केस में इसको मैं प्लस लिख देता, तो यहां पर मैं प्लस लिख देता, याद रहे बात। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ सेल माइनस और प्लस हो गया 0.25 वोल्ट, राइट। तो ई सेल की वैल्यू जो आ रही है आपके पास वो आ रही है 0 से ज्यादा, तो 0.25 वोल्ट ज्यादा किससे, 0। तो सेल इज फिजिबल, सेल इज पॉसिबल, फिजिबिलिटी है इसकी, ये इसकी फिजिबिलिटी है। तो अगर ये माइनस में आ जाता है यहां पे, इन केस ऑफ द माइनस, क्या माइनस आ सकता है। अब बात आपके लिए क्वेश्चन है, क्या सेल की वैल्यू कभी माइनस में आ सकती है। तो क्या मैं सेल को बना सकता हूं जिसकी वैल्यू माइनस में आए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जरा शेयर करिए, क्या सेल को हम माइनस में लेके आ सकते हैं, अगर माइनस में लेके आ सकते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हुई, राइट। इतने से ही जनरल क्वेश्चन बनेंगे जितने मैंने आपको पेपर में इसमें करा लिए, बीच बीच में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन और ले लेंगे। और हमें सीखने के लिए क्या मिलता है इसमें, कुछ जनरल इंपोर्टेंट फॉर्मूले मिलते हैं। क्या, ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड, इज स्टैंडर्ड नॉट जो लगा हुआ स्टैंडर्ड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और डेल जी नॉट इक्वल टू, ये कल बात हमारी हो रखी थी, लॉग की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे माइनस, वो ये लॉग की वैल्यू तभी स्टार्ट होगी जब आप सभी लोग अटेंडेंस में बताएंगे कि हम लोग सभी प्रेजेंट है और कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है, कितने स्ट्रेंथ है बच्चों की। तो -2.303 आरटी लॉग केसी। और साथ में एक चीज और बता दूं कि जो हमारी सॉलिड स्टेट है, उस सॉलिड स्टेट में भी हमें लॉग की जरूरत चाहिए हुई। तो काफी जगह में जो लॉग की वैल्यू हमें चाहिए, उस लॉग को समझने के लिए सबसे पहले अटेंडेंस दीजिए सभी के सभी कि कितने प्रेजेंट है क्लास के अंदर। नेक्स्ट, तो एक चीज और थी इसमें, क्या थी वो चीज, मैंने आपको बोला था अगर एसआरपी है इसको मुझे एसओपी में लिखना, तो क्या लिखूंगा, माइनस क्या एसओपी, अरे फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आईपीएससी के अकॉर्डिंग हमें इसे प्रिपेयर देना है। अगर कोई भी सेल हो तो मैं एसआरपी में ही लिखना है। Hope so this video is helpful to your increase the electrochemistry concept. For the next time we will be meet the log values of the calculating properties in a difficult numerical, or also the most important things for the numerical, that is Nast equation. Thank you.